नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम आज की वीडियो उसी के ऊपर बनने वाली है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि LIC में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो पैसे को क्लेम कैसे करें, और उसके फॉर्म को जो फॉर्म होता है वह कैसे सही सही भरे। दोस्तों, यह तो बात आपको माननी पड़ेगी कि LIC पे पूरे गांव देहात से सभी, शहर से लेकर के गांव वाले लोग, गांव के लोग भी जो है सो इसकी पॉलिसी को लिए हुए हैं। इन केस अगर डेथ हो जाते तो उन्हें बहुत दौड़ना पड़ता है। अल्दो कि आपको वहां के एजेंट जो है सो थोड़ी बहुत मदद करते हैं, बट फॉर्म आपको खुद से भरना चाहिए। कहीं कहीं पे सुना गया है कि LIC के एजेंट ही धोखा दे देते हैं। तो इस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आपकी सारी दुविधा जो है सो आपको दूर हो जाएगी कि हम इसके फॉर्म को कैसे भर करके आप अपने जहां से आपकी पॉलिसी इशूड हुई आप वहां पे जाकर के सबमिट कर सकते हैं। पैसा बकायदा आपको स्वेच्छा से वापस मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी वीडियो जो मैं जो बना पा रहा हूँ, बहुत थोड़ा टाइम लग जा रहा है क्योंकि एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता, बट स्टिल मुझे माफ़ करिएगा कि मैं रेगुलर वीडियो में नहीं डाल पा रहा हूँ। मेरी तरफ से प्रयास होगा कि नए साल पे ऐसा ना हो। तो चलिए सब अब चलते हैं सीधा फॉर्म के ऊपर में। दोस्तों, यह देखिए LIC का फॉर्म है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्लाइमेट स्टेटमेंट, इसमें आपसे स्टेटमेंट लिया जाता है। और ये जो फॉर्म का नाम है एनेक्सर 1 है, फॉर्म नंबर 3783, क्लेम फॉर्म ए। यह वैसे हैं जिनमें व्यक्ति की डेथ हो जाती है। एक इसकी और फॉर्म आती है जिसमें कि पॉलिसी एटलीस्ट 3 साल चली हुई है और उसमें आपको क्लेम करना हो तो कैसे करेंगे। बट आज का जो वीडियो है वो बेसिकली प्रॉपरली बेस्ड है, आपको जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो पैसे को कैसे क्लेम करें क्लाइमेट के द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सीधा। सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रांच ऑफिस यहाँ पे आपको डाल देना, जहाँ पे आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, या कहे तो जहाँ से आपकी पॉलिसी इशूड हुई है आप वो ब्रांच ऑफिस वहाँ पे डाल दें। और यहाँ पे आपको, मैंने इसे इंग्लिश में भरा है, आप उसे हिंदी में भी भर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसकी वीडियो में हिंदी में भी बना करके अपलोड कर दूंगा। सॉरी, मतलब हिंदी में कैसे भरते हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। इन कनेक्शन विद क्लेम अंडर पॉलिसी नंबर, यहाँ पे जो आप अपनी पॉलिसी नंबर डालें, जिस पॉलिसी के लिए आप क्लेम करने वाले हैं, पॉलिसी का सम इंश्योर्ड कितना है वो अमाउंट यहाँ पे फिल करें। और जिनका डेथ हुआ है, यहाँ पे जो डेथ पर्सन के लिए जो मैंने नाम चूज किया है वो रघुवंश सिंह है। ठीक है। आपके केस में जिनकी पॉलिसी, जो भी पॉलिसी होल्डर है जिनकी भी डेथ हुई है, आप वह नाम यहाँ पे डालें। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, इंसर्ट फुल नेम ऑफ डिजीज आपको फिल कर दिया गया है। अब दावेदारी संबंधी, मतलब पर्टिकुलर रिगार्डिंग द क्लाइमेट, अब यहाँ पे क्लाइमेट की डिटेल्स फिल की जाएगी। अब इस पैसे को जो क्लेम कर रहा है उसका डिटेल्स यहाँ पे होगा। जैसे इस केस में मैंने राजीव कुमार का नाम लिया है, उसकी प्रॉपर, मैं मेक श्योर मैं फिर से कहता हूँ कि इस केस में जो भी KYC डॉक्यूमेंट्स पे जो डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, वही सब फिल करें। तो यहाँ पे आप एज फिल कर दें। आपका जो मोबाइल नंबर है, जो लेटेस्ट मोबाइल नंबर है, वर्किंग मोबाइल नंबर है, वह फिल कर दें। आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस है आप उसे फिल कर दें यहाँ पे। अब थोड़ा सा, अब इसके बाद अब हम नीचे आते हैं। मरने, जिनकी डेथ हुई है उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, मतलब क्लाइमेट का क्या रिलेशन है, जो इस पैसा को क्लेम कर रहे हैं उसका आपको डिटेल्स यहाँ पे धरना है, फिल करना है। उसके बाद नेचर ऑफ टाइटल अंडर विच द क्लेम फॉर पॉलिसी मनी इज सबमिटेड, तो आपका इस पॉलिसी में क्या रोल था, कि आप नॉमिनी थे, असाइनी थे, एग्जीक्यूटर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, ट्रस्टी थे, या क्या थे। तो इस केस में इस पॉलिसी में नॉमिनी होल्डर था मैं, मतलब मरने वाले व्यक्ति ने नॉमिनी में डाल रखा था। तो उस केस पे ये फिल किया जा रहा फॉर्म, इसीलिए इस फॉर्म को फिल किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे नॉमिनी को आप डार्क कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे एक सिंपल सा टिक कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो जो सेक्शन नंबर 2 कह रहा है, पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द डिजीज लाइफ अस्योर्ड। ठीक है, तो जिनकी मृत्यु हुई है यहाँ पे वो दे दे। मृत्यु का स्थान, जहां पे भी डेथ हुई है, जैसे भी डेथ हुई है, आप यहाँ पे दे दे। मैंने इस केस में जो ये फॉर्म को जो मैंने फिल किया, सब कुछ मैंने नेचुरल डेथ के केस में लिया है।
ठीक है। किस डेट में मृत्यु हुई है आप वह यहाँ पे फिल कर दें। उसके बाद डेट जो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, जब डेथ होने के बाद जब आप मृत्यु प्रमाण पत्र जब आप भेजते हैं कि आपको चाहिए वो सर्टिफिकेट, तो उसमें आपको डेट ऑफ डेथ मेंशन होता है। ठीक है। अगर हॉस्पिटल में डेथ होती है तो वो तो बकायदा आपको हॉस्पिटल के रिसिप्ट में मिल जाती है। नहीं तो जब भी आपको मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है तो उस पर भी मेंशन रहता है, तो आप वहां पे यहाँ पे वही यहाँ पे फिल करें। देखिए लिखा हुआ एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ, वही आपको यहाँ पे फिल करना है। एएम या पीएम है वह भी बकायदा आप भरे। जिनकी डेथ हुई है, जिस दिन डेथ हुई थी उस वक्त तक की एज क्या थी वह यहाँ पे फिल करना है। कोई अगर उनको बीमारी थी, जैसे यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ लास्ट इलनेस, क्या उनको कोई पहले कोई बीमारी थी, तो अगर कोई बीमारी है तो आप वो फिल करें, नहीं है तो बिल्कुल आप नॉट एप्लीकेबल करें। मृत्यु होने का तत्कालिक कारण, अगर नेचुरली मौत हुई है तो आप नेचुरल डेथ दे। अगर हॉस्पिटल में मौत हुई है, हॉस्पिटल में किसी कारण से जैसे डायबिटीज से या कुछ और भी जिस तरह से भी है, एक्सीडेंट से हुई है, जैसे भी है, तो आप वो यहाँ पे फिल करें। अन्यथा आप नेचुरल डेथ लिखे। लास्ट ऑक्यूपेशन ऑफ लाइफ एस्योर्ड, उनकी क्या ऑक्यूपेशन थी। आपको नहीं कुछ समझ में आता, आप एग्रीकल्चर दे सकते हो, रिटायर्ड दे सकते हो, इंडिविजुअल दे सकते हो, या कुछ भी आप दे सकते हो, यह उतना जरूरी नहीं है। बट जो आपको मृत्यु होने का तत्कालिक कारण, डेथ, ये सब बिल्कुल आपको सही सही भरना है। जिनकी मृत्यु हुई है उनका लास्ट एड्रेस क्या था, तो जो उनके केवाईसी में जो एड्रेस है, जो आप केवाईसी सबमिट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप एड्रेस वहां पे फिल कर दें। उसके बाद फुल नेम ऑफ डिजीज फादर, मरने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, जिनकी मौत हुई है उनके फादर का क्या नाम है वह यहाँ पे फिल करना है। सेक्शन 8 में फुल नेम ऑफ डिजीज फादर वह यहाँ पे फिल करें। उसके बाद यहाँ पे आपको पॉलिसी की पर्टिकुलर्स देनी है, पॉलिसी नंबर क्या है, सम इंश्योर्ड कितना है, जहां से ये पॉलिसी इशूड हुआ था उस ऑफिस का क्या नाम है, डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब किस डेट में पॉलिसी आपकी स्टार्ट हुई थी वह यहाँ पे देना है। उसके बाद वेदर विद डबल एक्सीडेंट और एक्सटेंडेड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, अगर आपके पॉलिसी में ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे वह मेंशन कर देंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद जब हम थोड़ा नीचे आएंगे, नंबर 4 का पार्ट ए देखिए कहता है व्हेन डिड द डिजीज फर्स्ट कंप्लेन ऑफ बीइंग नॉट इन यूजुअल गुड हेल्थ, क्या आपने अपने एलआईसी ऑफिस को ये बताया है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपको लगता है नेचुरली हुआ है सब कुछ, तो उसमें आप नॉट एप्लीकेबल दे। अगर आपके साथ नहीं कि वो बीमार चल रहे थे, कुछ बीमारी थी उनको, कुछ क्या कहते हैं डेंजर इलनेस थी, तो आप वह जरूर मेंशन कर दें ऑफिस में, वही आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है 4 का पार्ट ए में। फिर 4 का पार्ट भी नेचर ऑफ इलनेस देन कंप्लेंट, अगर आपने इसमें कुछ फिल किया तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे भी 4 बी पार्ट आपको फिल करना पड़ेगा, अन्यथा आप उसे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। 5th नंबर का था द नेम ऑफ मेडिकल अटेंडेंस ड्यूरिंग द लास्ट इलनेस, जब इस फॉर्म में जब मैंने वैसा कुछ शामिल नहीं किया तो यह भी चीज आपको नॉट एप्लीकेबल में चली जाएगी। अगर कोई बीमारी थी, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, तो यहाँ पे आपको जो सो फिर 5th में आपको वो डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, एल्स आप नॉट एप्लीकेबल दे दें। नंबर 6 यहाँ पे है अगर कोई डिजीज बीमारी वगैरह हुई है तो यहाँ पे आपको पूरा उसका डिटेल्स देना पड़ेगा, डेट ऑफ कंसल्टेंट है, किस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, कंप्लेन क्या था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। बट ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए मैंने इसे सारे में नॉट एप्लीकेबल लिखा है। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट का नाम आएगा कि मैंने ऊपर में जो भी चीजें लिखा है वो सब कुछ मेरे अनुसार से सही है। तो आप उसके बाद फिर थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे, नीचे आने पे आपको यहाँ पे फिर से डिक्लेयर एट, कहाँ पे आप इस चीज को, इस फॉर्म को डिक्लेयर कर रहे हैं वह डिटेल्स आप यहाँ पे दे दें। जिस डेट में आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वही डिटेल्स यहाँ पे फिल होना चाहिए, डेट फिल होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि जिस भी डेट में, चाहे आप बैंक में जा रहे हो या आप एलआईसी ऑफिस जा रहे हैं, किसी भी चीज के लिए जब भी आप कोई फॉर्म सबमिट करो तो हमेशा करंट डेट जरूर सबमिट करें जिस डेट में आप ऑफिस गए हो, तो वह डेट आप यहाँ पे फिल करें।
उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट का पूरा नाम आएगा। जैसे इस केस में क्लाइंट मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मैंने राजीव कुमार नाम लिया है, तो क्लाइंट का नाम यहाँ पे, डेजिग्नेशन, एड्रेस एंड क्लाइंट का मोबाइल नंबर। और यहाँ पे जो है आपका जो विटनेस होगा, जो आपको साक्ष्य दे रहा है कि नहीं मैं इन्हें जानता हूँ, इन्होंने जो भी भरा है वो सही भरा, उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल होती है और उसका यहाँ पे साइन होता है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आई थिंक, हाँ, इसके बाद और कुछ नहीं है। बस सबसे लास्ट पेज में यहाँ पे फिर से आपको अपना साइन करना पड़ेगा, आपका पूरा नाम और एड्रेस वगैरह आपको यह पूरा देना पड़ेगा। इसके साथ आपको अपना केवाईसी पॉलिसी, जो पॉलिसी इस सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल सबमिट करने पड़ेंगे। मरने वाले व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट से लेकर के उनकी केवाईसी सबमिट होगी। जो आपके लिए विटनेस बन रहे हैं उनकी डिटेल्स वहां पे सबमिट होगी। इसके साथ आप बकायदा आप सबमिट कर दें। हो सकता है तो एलआईसी ऑफिस की तरफ से कोई आएगा सर्च करने इन द सेंस पता करने के लिए कि जो जानकारी दी गई है वो सही सही है कि नहीं है। उसके बाद पैसा आपको फर्दर वो प्रोसेस आपको बताएंगे। तो दोस्तों यह था एलआईसी पॉलिसी के केस में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उस केस में अगर आप क्लाइमेंट हो, मतलब आपको नॉमिनी डाल रखा हो, तो आप उस पैसे को कैसे क्लेम करेंगे उसके बारे में मैंने यह वीडियो बनाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।